हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लूमिंग इक्विटी। आज हम लोग बेस्ट स्टॉक टू स्टडी नाउ के सीरीज में ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। इसके बिजनेस, फंडामेंटल, टेक्निकल और कौन कॉल को स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यह सही समय है इस स्टॉक को स्टडी करने का। ये एक हाई आरओई एंड हाई आरओसी कंपनी है और अपने 52 वीक हाई से 37% डाउन होकर ट्रेड कर रही है। इसमें स्ट्रॉन्ग हैंड्स का होल्डिंग ऑलमोस्ट 85% है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसमें मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इस कंपनी की स्थापना 1968 में हुई थी और इससे पहले जेट केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता था। ये फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर इंटीग्रेंट्स एंड इंटरमीडिएट कंपनी है और ये फर्स्ट मैन्युफैक्चरर है भारत में सैक्रियन एंड इट्स साल्ट्स का, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कहलाती है। इस कंपनी के बारे में बात करें तो इनके 51 कॉमर्शलाइज्ड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, 1177.9 किलोलीटर रिएक्शन कैपेसिटी अक्रॉस 3 फैसिलिटीज और इनका रेवेन्यू पिछले 5 सालों में 19.9% CAGR से बढ़ा है। एबिटा मार्जिन 36.7% फाइनेंशियल 2025 में रहा है, 35.8% ROC है, 30.9% ROE है। और इसके बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो ये 3 प्रोडक्ट कैटेगरीज में काम करती है: कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स, हाई इंटेंसिटी स्वीटनर एंड फार्मा इंटरमीडिएट्स एंड API। इनका डेडिकेटेड R&D लैब्स है और लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग रिलेशनशिप एंड मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स विद द मल्टीनेशनल कस्टमर्स है। इनका रीजनल रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो यूरोप से लगभग 45 to 50% ऑफ रेवेन्यू ये जनरेट करती है, US एंड नॉर्थ अमेरिका से 25 to 30%, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड और इमर्जिंग मार्केट से 20 to 25% और इंडिया डोमेस्टिक से लेस देन 10% ऑफ रेवेन्यू इसका जनरेट होता है। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें, इनका ग्रोथ देखें तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट से 3.4% पिछले 5 सालों में ग्रो की है CAGR से और 7.8% CAGR से हाई इंटेंसिटी स्वीटनर ग्रो हुआ है और पिछले 5 सालों में फार्मा इंटरमीडिएट एंड API 82.4% से CAGR से ग्रो हुआ है और अदर्स इनका 269.2% CAGR से पिछले 5 सालों में ग्रो हुआ है इनका बिजनेस। और इनका रेवेन्यू अगर पिछले सारा को कंबाइन करके देखा जाए तो 26.2% से पिछले 5 सालों में इनका रेवेन्यू बढ़ा है। इनका EBITDA प्रोफाइल को देखें, लास्ट फाइनेंशियल में 36.7% EBITDA मार्जिन रहा है और पैट मार्जिन इनका रहा है 29.6%। एज पर लेटेस्ट कॉन कॉल मैनेजमेंट का अपने बिजनेस के बारे में क्या कहना है उसको हम लोग देखते हैं। तो फ्यूचर आउटलुक के बारे में मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल 2026 ड्रिवन बाय हेल्दी डिमांड विजिबिलिटी अक्रॉस की कस्टमर। इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन नाउ फुल्ली इन प्लेस है। यूनिट 2 ऑपरेशनल हो चुका है और यूनिट 3 महाड में कमीशन हो जाएगा सेकेंड हाफ फाइनेंशियल 2026। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट पाइपलाइंस भी ये कर रहे हैं इन फार्मा इंटरमीडिएट्स, APIs एंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया। और स्ट्रक्चरल टेलविंड इनका है ग्लोबल इनोवेटर, डी रिस्किंग सप्लाई चेन, China+1 और राइजिंग एडॉप्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स APIs एंड NCA इंटरमीडिएट्स, अ ग्रोइंग डिमांड फॉर कॉन्ट्रास्ट मीडिया एंड न्यू मॉलिक्यूल वैलिडेशन। तो ये सारा इनके बिजनेस को टेलविंड प्रोवाइड कर रहा है। इनके फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो Q1 का रेवेन्यू लगभग 118% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है और 4% का क्वार्टर ग्रोथ हमें देखने को मिला है। अब मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा फाइनेंशियल 2026 में बिकॉज न्यू मॉलिक्यूल इन कॉन्ट्रास्ट मीडिया कॉमर्शलाइज हो जाएगा सेकेंड हाफ में और कार्डियोवास्कुलर इंटरमीडिएट्स अंडर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट स्केल फर्दर होगा और न्यू मल्टीपर्पस ब्लॉक एंड CDMO पाइपलाइन 20 प्रोडक्ट्स एंड 6 इन लेट स्टेज प्रोग्रेस टुवर्ड कॉमर्शलाइजेशन। और अगले 2 से 3 सालों में कंपनी प्लान कर रही है 1000 किलोलीटर कैपेसिटी ऐड करने के लिए, इंडिकेटिंग कंटिन्यूड मीडियम टर्म रेवेन्यू ग्रोथ विजिबिलिटी। इनके फ्यूचर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में मैनेजमेंट का कहना है कि Q1 का 148% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ प्रॉफिट में देखने को मिला, नेट मार्जिन 25.7% रहा। EBITDA में ईयर ऑन ईयर 174% का ग्रोथ देखने को मिला, मार्जिन टेम्पोरली डिप किया है ड्यू टू इन्वेंट्री ड्रॉडाउन। ये प्रॉफिट ग्रोथ को अपना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रोबस्ट रहेगा क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ चुका है करंट 60% से 75% तक और हाई वैल्यू मॉलिक्यूल जैसे कॉन्ट्रास्ट मीडिया और कार्डियोमेडिकल इंटरमीडिएट्स का रैंप अप ये कर रहे हैं और बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं इनहेंस मार्जिन करने के लिए और न्यू पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म एक्सपैंड हाई मार्जिन CDMO अपॉर्चुनिटीज। इनकी फ्यूचर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो Q1 का इनका मार्जिन 34% के आसपास रहा है और एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन अराउंड 53% नॉर्मलाइज्ड में। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्जिन इनका सस्टेन करेगा। EBITDA मार्जिन लगभग इनका
टू 35% रेंज में रहने की उम्मीद कर रहे हैं और ग्रॉस मार्जिन का 53% के आसपास रहने की उम्मीद कर रहे हैं। और इसमें भी पॉसिबल इंप्रूवमेंट देख रहे हैं क्योंकि बेटर प्रोडक्ट मिक्स और बैकवर्ड इंटीग्रेशन और ऑपरेटिंग लिवरेजेस एज न्यू प्लांट रीच स्केल। और ये कैपेक्स और एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। जैसे यूनिट 2 अंबरनाथ का इनका फुली ऑपरेशनल हो चुका है और यूनिट 3 महाड में 300 करोड़ का कैपेक्स किया है, जो पिछले बार इन्होंने बताया था कि 250 करोड़ करेंगे उस, और सेकेंड हाफ में ये कमीशन भी हो जाएगा। और फ्यूचर लैंड पार्सल का एक्विजिशन फॉर ए वर्ल्ड क्लास CDMO कैंपस के लिए कर रहे हैं नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में। R&D सेंटर हैदराबाद में 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, फोकसिंग ऑन पेप्टाइड्स एंड GL1P इंटरमीडिएट्स एंड बायोकैटालिसिस। तो इनके कॉल को अगर समराइज करें तो रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में हाई डबल डिजिट का ग्रोथ ये देख रहे हैं फाइनेंशियल 2026 में, और ये स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी देख रहे हैं न्यू मॉलिक्यूल और CDMO प्रोजेक्ट से। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनका प्रॉफिट ग्रोथ आउटपेस करेगा रेवेन्यू ग्रोथ से। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो ये लगभग ग्रॉस मार्जिन को 53% के अराउंड मेंटेन करने की बात कर रहे हैं और OPM अराउंड 33 to 35% के रहने के बीच की उम्मीद कर रहे हैं। और फाइनेंशियल 2026 to 2028 के में एक्सपेंशन ड्रिवन ग्रोथ की बात कर रहे हैं और मार्जिन स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग CDMO ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। आगे भी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर रही है और कुछ टेलविंड्स भी बात कर रही है कि जो इनको प्रॉफिट में बूस्ट करेगा। इनके फंडामेंटल्स को देखते हैं। मार्केट कैप 11,227 करोड़ का है, करंट प्राइस 647 रुपीज़ है और 200 डे मूविंग एवरेज 719 रुपीज़ है, मतलब 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। 52 वीक हाई 1028 रुपीज़ है, जो कि ऑल टाइम हाई प्राइस भी इसका 52 वीक हाई ही है 1028 रुपीज़। 52 वीक लो 464 रुपीज़ है और 52 वीक हाई से ये 37% डाउन होकर ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो से 39.6% ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पी की बात करें 31.3 है, बुक वैल्यू 65.3 रुपीज़ है, डिविडेंड यील्ड 0.19% है, ROC 39.8% है, ROE 30.2% है, मतलब हाई ROE एंड हाई ROC कंपनी हमें देखने को मिल रही है। डेप्ट टू इक्विटी ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है 0.02, EPS 20.7 रुपीज़ है, प्रोमोटर होल्डिंग 79.8% है। ये 79.8% अभी भी कम होकर 75 के और 75 के नीचे आ जाएगा क्योंकि अभी टाइम है प्रोमोटर को अपना स्टेक को रिड्यूस करने का। प्रॉफिट प्रीवियस 12 मंथ का 305 करोड़ रहा है। एक भी शेयर इनका प्लेज नहीं। पेग रेशियो की बात करें तो 1.73 है। इंट्रिंसिक वैल्यू 245 रुपीज़ है। RSI 43.6 है। इंडस्ट्री पी 32.7 है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 9.91 है। सेल्स पिछले 3 सालों का 14.6% CAGR से ग्रो हुआ है। प्रॉफिट पिछले 3 साल का 18.1% CAGR से ग्रो हुआ है। सेल्स पिछले 5 साल का 13.9% CAGR से ग्रो हुआ है। ऑलमोस्ट 5 ईयर तो कंपनी को लिस्टिंग हुआ नहीं हुआ है, तो हम लोग 3 ईयर टाइम फ्रेम में ही देखते हैं। 3 ईयर टाइम फ्रेम में इसका मीडियन पे 45.0 है और अपने ऑलमोस्ट बॉटम वैल्यूएशन पे ये ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। 1 ईयर टाइम फ्रेम में देखें तो मीडियन पे इसका 51.6 है और ऑलमोस्ट अपने बॉटम पे ही इसका वैल्यूएशन हमें देखने को मिल रहा है। तो मतलब दोनों टाइम फ्रेम में 3 ईयर एंड 1 ईयर में अपने मीडियन पे से काफ़ी नीचे है और ऑलमोस्ट बॉटम के अपने वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहा है हमें। इनके क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं। जो जून 2025 को जून 2024 से कंपेयर करें तो 163 करोड़ का सेल्स था, वो बढ़ के 355 करोड़ का हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 44 करोड़ से ग्रो होकर 121 करोड़ हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी काफ़ी इंक्रीज देखने को मिला। 27% का लास्ट ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, वो बढ़ के 34% हो चुका है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 49 करोड़ से ग्रो होकर 123 करोड़ हो चुका है और नेट प्रॉफिट की बात करें 38 करोड़ से ग्रो होकर 91 करोड़ हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमें ईयर ऑन ईयर देखने को मिला है। इसमें ईयरली स्टेटमेंट को देखते हैं तो मार्च 2025 से अगर ट्रेलिंग 12 मंथ का देखें तो 1030 करोड़ का था मार्च 2025 के फाइनेंशियल ईयर में, वो 1222 करोड़ का हो चुका है। 406 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, वो बढ़ के 479 करोड़ हो चुका है। 305 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो बढ़ के 359 करोड़ का हो चुका है। तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमें इस बिजनेस में देखने को मिल रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें 5 ईयर्स में 14%, 3 ईयर्स में 15% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 76% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर्स में 16%, 3 ईयर्स में 18%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 118% है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 1 ईयर में 35% का स्टॉक प्राइस CAGR हमें देखने को मिल रहा है। ROE की बात करें तो 5 ईयर्स में 31%, 3 ईयर्स में 27%, लास्ट ईयर 30% का ROE इसने जनरेट किया है। इनके रिजर्व्स को देखें तो हर साल आपको इसके रिजर्व में इंक्रीज देखने को मिलेगा। मार्च 2025 के फाइनेंशियल ईयर में 1098 करोड़ का इनका रिजर्व्स है। बोरिंग्स
कुछ भी नहीं है ऑलमोस्ट रिजर्व के सामने। 21 करोड़ का बोरिंग है। फिक्स एसेट 300 करोड़ का फिक्स एसेट है। CWIP भी हमें 89 करोड़ का CWIP देखने को मिल रहा है। ये भी आपका जब फुल्ली ऑपरेशनलाइज हो जाएगा तो ये भी प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करता हुआ देखने को मिलेगा। और टोटल एसेट्स की बात करें तो 1418 करोड़ का टोटल एसेट्स हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर के पास 79.81% है। एफआईज ने अपने स्टेक को स्लाइट रिड्यूस किया, 1.97% से रिड्यूस होकर 1.83% हो चुका है। डीआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है, 0.95% से इंक्रीज होकर 3.63% हो चुका है। और पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 14.74% स्टेक है। तो ऑलमोस्ट 85% स्टेक हमें स्ट्रॉन्ग हैंड्स में देखने को मिल रहा है। मतलब इस बिजनेस में स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स का काफ़ी कन्विक्शन ये हमें बता रहा है। इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो आपको ये स्टॉक देखने को मिलेगा कि एक मेजर सपोर्ट के आसपास ये ट्रेड करता हुआ देखने को आपको मिल रहा है। यहाँ पे इसने यहाँ पे एक रेसिस्टेंस फेस किया। अगर यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते तो यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस फेस किया, फिर सेम लेवल पे इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे इसी लेवल के आसपास इसने यहाँ पे भी सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है। और अभी भी फिर यहाँ पे भी आपको यहाँ इस लेवल में यहाँ पे इसी लेवल के आसपास ये ट्रेड करता हुआ कुछ दिन से देखने को मिल रहा है। और अगर ये इसका ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस ट्रेंड लाइन पे इसने मल्टीपल टाइम यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस किया है। देखिए यहाँ पे भी रेसिस्टेंस फेस किया, यहाँ रेसिस्टेंस के मल्टीपल टाइम आपको रेसिस्टेंस यहाँ पे फेस करता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इसने काफ़ी बार रेसिस्टेंस फेस किया है और अभी इसने ब्रेकआउट नहीं दिया। अगर ये ब्रेकआउट देता है यहाँ से तो काफ़ी अच्छा हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि देख सकते हैं आपकी ऑलमोस्ट ये अपने मेजर सपोर्ट के आसपास देखने को मिल रहा है। एक ट्रेंड लाइन के आसपास मल्टीपल टाइम इसने रेसिस्टेंस फेस किया है। अगर यहाँ पर से ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ब्रेकआउट का पॉसिबिलिटीज़ भी हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट का आगे का गाइडेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी भी लाइफ टाइम हाई ऑलमोस्ट लगा रहा है, तो आगे का मार्केट सेंटिमेंट भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी वैल्यूएशन में भी करेक्शन आके देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो अगर ये लाइफ टाइम हाई के पास भी पहुँचता है तो 59% का हमें पोटेंशियल गेन देखने को मिल सकता है। देखिए कोई भी स्टॉक को हमें तब पिक करना चाहिए जब उसका टॉप से काफ़ी करेक्शन हो चुका है, वैल्यूएशन कंफर्टेबल रेंज में आ चुका है, आगे का मैनेजमेंट का गाइडेंस भी काफ़ी स्ट्रांग है और एक अपने मेजर सपोर्ट के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिले। उस केस में हम अपने लॉस के चांसेस को काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। हालांकि मेरे इसमें कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये चार्ट मैंने सिर्फ आपको स्टडी पर्पस के लिए शो किया है। देखिए आपको जो भी अपना कॉल लेना है खुद अपने ड्यू डिलिजेंस के अनुसार लेना है। मेरा पर्पस आप लोग को सिर्फ सिखाना है कि किसी भी स्टॉक को कैसे एनालाइज करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मेरे इस चैनल पे और भी पुराने वीडियो है, उसको भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।